हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का इतिहास। ठीक है, और इतिहास पे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के लिए तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा गया है, अगर आप ये प्राचीन इतिहास कर लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से आपके ना आपको हिमाचल के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि हिमाचल प्रदेश का नाम कैसे आया। ठीक है, और कौन कौन से वंशज थे। ठीक है, किसने क्या क्या काम किया था। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो ये पार्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे पार्ट 1 है। शायद मुझे लगता है कि पार्ट 3 तक बन जाएंगे ये। ठीक है, तो मैं पार्ट 3 तक डाल दूँगा। तो अगर करना है तो डीपली करो, ताकि फिर कभी आप लोगों को हिमाचल का जीके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास की प्राचीन काल के सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के अध्ययन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके? प्राचीन इतिहास के। ठीक है, तो किससे पता कर सकते हैं हम? सिक्कों से, शिलालेखों से, साहित्य, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के अध्ययन से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हिमाचल के प्राचीन इतिहास की, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मतलब है हमारे पास। ठीक है, वो है हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है जिससे। ठीक है, सबसे पहले सिक्कों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद। ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश सिक्कों की खोज कब हुई थी? जब प्रदेश के राज्य संग्रहालय की स्थापना जब हुई थी, उसके बाद वो गति पकड़ने लगी। ठीक है, और भूरी सिंह म्यूजियम जो बना था संग्रहालय शिमला में, इसमें त्रिगत, औदुंबर, कुल्टा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, इससे यह पता लगता है कि हाँ भी हिमाचल में प्राचीन इतिहास रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, शिमला राज्य संग्रहालय में 12 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो शिमला में संग्रहालय है ना, ठीक है, वहाँ पे 12 सिक्के जो वो कहाँ के हैं? अर्की के। तो पूछा जा सकता है कि अर्की के 12 सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे या कहाँ रखे गए हैं? तो वो शिमला में रखे गए, जो संग्रहालय वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अपोलोडोटस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपोलोडोटस के 21 सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हमीरपुर का गांव है, टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। ये जो सिक्के प्राप्त हुए ना, ठीक है, आपने याद रखने, चंबा के लचौड़ी से, सरोल से, मतलब इंडो ग्रीक के क्या सिक्के प्राप्त होते, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब डीपली जो प्राचीन इतिहास में जाएगा तो। ठीक है, और आजकल आपको पता है कि जो क्वेश्चनिंग का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? हार्ड हो रहा है। ठीक है ना? तो उस तरीके से ये जो नोट्स है ना बेस्ट है आपके लिए। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजा बिरयास द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो था वो किस राजा ने चलाया? तो राजा बिरयास के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आपने याद रखना है यहाँ से सिक्कों के बारे में। देन नेक्स्ट बात करते हैं शिलालेख और ताम्रपत्र। तो इससे क्या जानकारी मिलती है? तो कांगड़ा के पथियार और कनिहार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेख हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के किस किस के? पथियार और कनिहार के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख, ठीक है, और मंडी के सलोनी के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो ये अभिलेख मिले थे इनसे। नेक्स्ट बात करें, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया। ठीक है, तो भूरी सिंह म्यूजियम में चंबा से ही प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया। किस कहाँ रखा गया है? भूरी सिंह म्यूजियम में रखा गया, जो कि शारदा और टाकरी लिपि में लिखे गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम में 36 अभिलेख रखे गए हैं, ठीक है, उनमें कौन सी लिपि? तो शारदा और टाकरी लिपि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साहित्य से, तो साहित्य से हमें क्या पता लगता है प्राचीन इतिहास का? तो रामायण और महाभारत के अलावा ऋग्वेद में हिमालय निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है ना, ठीक है, उसमें क्या मिलता है कि जो हिमालय में रहने वाली जनजाति थी उसका विवरण मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए फरिश्ता में नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या बोला? तारीख ए फिरोजशाही और तारीख ए फरिश्ता में नगरकोट जो किले पर जो हुआ था, हमला हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। और तुजुक ए जहांगीरी और जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण पर तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग के शिवालिक आक्रमण। तो तुजुक ए जहांगीरी में किसका? जहांगीर का आक्रमण, और तुजुक ए तैमूर में तैमूर लंग का शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है किससे? साहित्य से। ठीक है, ये भी इनसे भी जानकारी मिलती है। देन हम प्राचीन इतिहास की बात कर लें तो इसमें प्रागैतिहासिक काल आएगा सबसे पहले। तो मारकंडा और सिरसा सतलुज नदी में पाए गए औजार 40,000 वर्ष पुराने हैं। तो मारकंडा और सिरसा सतलुज नदी में जो औजार हैं वो कितने साल पुराने हैं? वो 40,000 जो है वो पुराने हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल मध्य एशिया से आए आर्य तथा भारत के मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर लोगों के बसने का इतिहास। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? जो प्रागैतिहासिक काल था, जो मध्य एशिया से आए आर्य, ठीक है,
मध्य एशिया से जो आर्य आए थे और भारत के मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर लोगों के बसने का इतिहास प्रस्तुत करता है। ठीक है, और भारत के मैदानों में से आकर बसने लोगों से पूर्व काल, ठीक है, पूर्व काल, पूर्व कोल, ठीक है, तो भारत के मैदानों से आकर बसने वाले लोगों से पूर्व कौल जी ने आज कोली, ठीक है, हाली डम, ये जो कौल है ना, इनको क्या बोला जाता है, कोली, हाली, डोम और चनाल कहा जाता है। ठीक है, आपने इतना याद रखना है कि कोल जो थे उनको क्या कहा जाता है, कोली, हाली, डोम और चनाल कहा जाता है। ठीक है, जो भारत के मैदानों से आकर बसने वाले लोग जो थे उनको कोल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वैदिक काल, तो ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों का दस्यु और निषाद और दशास के रूप में वर्णन मिलता है। ये दस्यु, निषाद और दशास क्या थे, आगे देखो। तो दस्यु के राजा थे शांबर के पास यमुना में व्यास के बीच की पहाड़ी में 99 किले थे। तो पूछा जाता है दस्यु का राजा था शांबर, यमुना के से व्यास के बीच में पहाड़ी में कितने किले थे, उसके 99 किले थे। और ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा जो था शांबर और आर्य दिवोदास के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध चला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 40 वर्षों तक युद्ध किस किस का रहा, तो दस्यु के राजा सांबर और राजा दिव्यदास के बीच में रहा था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और इनका वर्णन किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो अंत में दिव्योदास ने उद्रवज्र नामक स्थान पर शांबर का क्या कर दिया, वध कर दिया। मतलब ये दिव्योदास ने क्या कर दिया, किसको हरा दिया, शांबर को हरा दिया। ठीक है, कहाँ पे हराया, उद्रवज्र नामक स्थान पर हराया, ये भी याद रखना है। ठीक है, मंगोलोयड जिन्हें भोट और किरात के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में बसने वाली दूसरी प्रजाति थी। तो पहली प्रजाति कौन थी, जो आर्य आए थे, कोल जाति, और दूसरी कौन सी थी, ये भोट और सॉरी, हिमाचल में दूसरी जाति बसने वाली कौन सी, भोट और किरात जो थी, ये कौन थी, दूसरी जाति थी हिमाचल में बसने वाली। ठीक है, और आर्य या खस जो हिमाचल प्रदेश में बसने वाली क्या थी, तीसरी प्रजाति थी। ये भी याद रखना, पहली कौन थी, कोल थे। ठीक है, दूसरी कौन थी आपकी, ये भोट और किरात थे, और तीसरी कौन थी, आर्य खस थी। ये आपने याद रखने कौन कौन सी जाति हिमाचल में आके बसी थी। और खसों के सरदार को क्या कहा जाता था, मवाना कहा जाता था। ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पक्का कर लेनी है। ठीक है, तो खसों के राजाओं को क्या कहा जाता है, मवाना कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी जाति हिमाचल में आके बसी थी। नेक्स्ट बात करें महाभारत काल और चार जनपद कौन कौन से थे। तो देखो महाभारत काल के समय त्रिगत के, यहाँ पे त्रिगत होगा, त्रिगत के राजा सुशर्म ने महाभारत युद्ध में कौरवों की क्या करी थी, सहायता करी थी। अब ये त्रिगत के राजा कौन हुए, सुशर्म चंद्र। ये कहाँ के थे, ये कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, तो यहाँ से तो मिलता है क्योंकि कांगड़ा के राजा ने क्या किया था, कौरवों की क्या की थी, महाभारत में इनमें सहायता करी थी। और पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किए थे। तो इससे भी ये पता लगता है कि जो प्राचीन इतिहास था वो रहा था हमारा। ठीक है, तो पांडवों ने क्या करा था, हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किए थे कुछ समय। ठीक है, और कश्मीर, उदुम्बर और त्रिगत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। अब पूछा जा सकता है कि युधिष्ठिर को कर कौन कौन से देते थे, तो कश्मीर के राजा, उदुम्बर और त्रिगत, ये तीनों क्या करते थे, युधिष्ठिर को कर देते हैं। अब युधिष्ठिर तो सभी को पता होगा कौन था। ठीक है, और कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो जो पांडव थे ना, ये कुलिंद ने स्वीकार कर लिया, कर तो देते थे पर कुलिंद ने क्या किया, पांडवों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और कुल्लू की देवी, कुल देवी, राक्षसी देवी जो कि कौन सी है, हिडिंबा का भीम से क्या कर दिया, विवाह कर। जो कुल्लू की देवी थी ना, कुल देवी, राक्षसी देवी हिडिंबा, उसने क्या कर लिया, भीम से विवाह कर लिया। और भीम की पत्नी कौन थी, हिडिंबा ही थी। और महाभारत में 4 जनपद थे, कौन कौन से, त्रिगत, औदुंबर, कुल्टा, कुलिन। ठीक है, कुल्टा मतलब कुलुत, ये होगा कुलुत। अब कौन कौन से, त्रिगर्त, ठीक है, यहाँ पे त्रिगर्त होगा, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलता, कुलता मीन कुलुत और कुलिंद, इनका विवरण मिलता है। तो हम 1 बाय 1 चारों को डिस्कस करते हैं। तो औदुंबर कौन थे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के क्या थे, वंशज थे। याद रखना है कि औदुंबर कौन थे, विश्वामित्र के वंशज थे, जो कि कौशिक गोत्र से संबंधित रखते थे। ठीक है, और उधमपुर राज्य के सिक्के कांगड़ा, उधमपुर राज्य के सिक्के थे कहाँ से मिलते, कांगड़ा, पठानकोट, ज्वाली, गुरदासपुर, होशियारपुर के क्षेत्र में मिले हैं। और उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। ठीक है, मतलब उनका निवास स्थान था उधमपुर का, कहाँ कहाँ पे, कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर। ठीक है, और ये लोग शिव की पूजा करते थे। पूछ सकती है कि उधमपुर किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। और पाणिनि के गणपत में भी उधमपुर जाति का विवरण, जो पाणिनि है ना, ठीक है, उसमें गणपत में क्या मिलता है, उधमपुर की जाति का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। और उधमपुर वृक्ष की बहुलता के कारण ये जनपद उधमपुर कहलाया। ठीक है, ये तो हो गया उधमपुर। अब इसके बाद था जनपद आपका त्रिगत। तो त्रिगत जनपद की स्थापना जो थी 8वीं BC से या 5वीं BC के बीच में सुशर्मचंद्र द्वारा की गई थी। सुशर्मचंद्र कौन था, कांगड़ा के राजा थे, और कांगड़ा को केवल त्रिगत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सुशर्मचंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की, जो मैंने डिस्कस पीछे कराया। और सुशर्मचंद्र ने पांडवों के अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। तो सुशर्मचंद्र ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने के लिए किस राजा के साथ आक्रमण किया था, तो मत्स्य राजा विराट के साथ आक्रमण किया था, और जो कि उसका क्या था, पड़ोसी राज्य था।
ठीक है। और त्रिगत रावी ब्यास सतलुज नदी के बीच का भाग है, ठीक है। अब त्रिगत क्यों हुआ, त्रिगत क्या होता है, तीन, ठीक है, तीन गर्त कौन कौन से, रावी ब्यास और सतलुज, याद रखना है, ठीक है, इसलिए इनको त्रिगत के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है सुशर्मचंद्र ने कांगड़ा किला बनवाया, ठीक है, किसने बनाया था कांगड़ा किला, सुशर्मचंद्र ने बनाया था। और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया, तो नगरकोट को राजधानी किस राजा ने बनाई थी, सुशर्म ने बनाई थी, सुशर्मचंद्र ने कांगड़ा किला बनवाया था, ठीक है। और कनिष्क ने 6 राज्य समूहों को त्रिगत का हिस्सा बताया था। अब ये 6 राज्य कौन कौन से, कौरव, शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कोंदो प्रथा, ठीक है, ये हिस्से त्रिगत के बने थे, ठीक है। तो आपने याद रखना त्रिगत के हिस्से कौन कौन से थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुलुत, जो कि कुलुत तो बताया था मैंने, तो कुलुत राज्य ब्यास नदी के ऊपर का इलाका था, ठीक है। कुलुत राज्य किसका था, ब्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कुलुत कुलुत का विवरण कहाँ कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन दे सकते हैं आपको, ये तीनों दे सकते हो, फोर्थ ऑल दीज दे सकते हो, तो आप यहाँ से ये बता सकते हो। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी, कुलुत की प्राचीन राजधानी क्या थी, नगर थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बोलता हूँ अगर सब्जेक्टिव करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए वन लाइनर में कभी भी वो नहीं रखना है। अगर वन लाइनर के क्वेश्चन याद करोगे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुलुत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, नगर, ठीक है। अब आपको पता है कि कुलुत है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, क्या क्या था इसमें, ठीक है। अगर आप इसकी कहानी पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं उसमें से। मेरा मकसद ये है बच्चों तक जानकारी ऐसे पहुँचाना। तो इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी आपकी, नगर थी, जिसका विवरण पनिनी की कतरे आदि गंगा में मिलता है, ठीक है। तो नगर का विवरण कहाँ मिलता है, तो ये आपने याद रखना है इसमें, ठीक है। और कुल्लू घाटी में राजा विराट के नाम से 100वीं ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है, ठीक है। तो कुल्लू घाटी में राजा विराट के नाम से, ठीक है, किसके नाम से 100वीं ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है, तो राजा विराट के नाम से, ठीक है। और इस पर प्राकृतिक और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। तो जो राजा 100वीं ईस्वी में सबसे पुराना सिक्का मिला था उसमें किस भाषा में लिखा गया था, तो प्राकृतिक और खरोष्टी भाषा में लिखा गया था, ये भी याद रखना है। और कुल्लूत रियासत की स्थापना जो थी वो प्रयाग इलाहाबाद से आए बिहंग मणिपाल ने की थी। तो ये क्वेश्चन तो हर एक बार पूछा जाता है कि कुल्लूत रियासत की जो स्थापना थी वो किसने करी, तो बिहंग मणिपाल ने करी, जो कहाँ से आए थे, प्रयागराज इलाहाबाद से आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट कुलिंद था जनपद। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। तो कुलिंद पर किसने विजय प्राप्त करी, तो अर्जुन ने प्राप्त करी थी। कुलिंद रियासत ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि है, ठीक है, जिनको त्रिगत के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिरमौर, शिमला, अम्बाला और सराहन के कुछ क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात कर ले प्राचीन इतिहास में, तो सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर का आक्रमण था, सिकंदर ने 326 BC के समय पर भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करने के बाद वो ब्यास नदी तक पहुंच गया, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी से आगे जाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और इसमें सबसे प्रमुख उनका सेनापति कौन था, कोइनोस था। तो मतलब जिस टाइम सिकंदर ब्यास नदी की जाने से इनकार कर दिया उस टाइम उसका प्रमुख सेनापति कौन था, ये पूछा जा सकता, तो आपने कोइनोस याद रखना है। और सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर यहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है, ठीक है। और जो अब क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ब्यास नदी पर भारत अभियान के दौरान उसने क्या निशानी छोड़ी थी, तो स्तूपों का निर्माण करवाए थे, याद रखना, जो अब नहीं है, मिट चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें मौर्य काल, तो मौर्य काल भी था उसके बाद। तो मौर्य काल सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। जब सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त ने क्या किया था, भारत में क्या करी थी, विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी। और विशाखादत्त के अनुसार मुद्रा राक्षस के अनुसार, तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार किरात, कुलिंद और खस आदि युद्ध प्रिय जातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना भर्ती होकर नंदवंश को, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कौन कौन भर्ती हुए थे, किरात, कुलिंद और खस आदि युद्ध प्रिय जनजातियाँ जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में क्या होगी, भर्ती होगी, और उन्होंने नंदवंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। देन चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में क्या किया, पहाड़ी राज्य पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो भर्ती होकर उन्होंने जब नंदवंश को समाप्त कर दी तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी राज्य पर कब्जा कर लिया, करने का प्रयास किया था, ठीक है, जिसका कि कुलुत के राजा चित्रवर्मन ने सहित 5 राजाओं से मिलकर विरोध किया, ठीक है। अब उसने प्रयास तो किया था, पर जो कुलुत के राजा थे चित्रवर्मन सहित 5 राजाओं ने मिलकर उसका विरोध किया, और कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिर मौर्य कहा जाता है। तो कुलिंद राज्य को मौर्य काल में क्या कहा जाता है, याद रखना, क्या कहा जाता है, शिर मौर्य कहा जाता है, ठीक है, शिर मौर्य कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
यहाँ पे एक पॉइंट है, क्योंकि कलिंद के राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। अब इसको शिर मौर्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि शीर्ष से क्या हो गया, शीर्ष पर था, ठीक है। क्योंकि कलिंद के राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य के कहाँ पे थे, शीर्ष पे था। कालांतर में ये शीर मौर्य जो क्या बना, फिर शिरमौर बना, ठीक है। तो शिरमौर कहाँ से आया, यहीं से आया था, ठीक है। शिरमौर्य बना, मतलब उसको सिरमौर का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। देन लास्ट हम प्राचीन इतिहास का कर लेते हैं हूण। तो गुप्त वंश की समाप्ति जब हुई थी, को गुप्त वंश की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था, पूर्णा का आक्रमण, ठीक है। और हूणों का प्रमुख राजा कौन था, तोरमान था, और उसका पुत्र मिहिर कुल था। तो अब पूछा जा सकता है कि हूणों का प्रमुख राजा कौन था, तो तोरमान, और उसका पुत्र था मिहिर कुल, ठीक है। और गुज्जर और गद्दी स्वयं को किस क्या मानते हैं, हूणों का वंशज मानते हैं। तो पूछा जा सकता है गुज्जर और गद्दी जो हैं वो किसके वंशज है, तो वो हूणों के वंशज, याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में मैंने क्या पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया, प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, ठीक है, इसमें पार्ट 2 जो रहेगा वो मध्यकालीन रहेगा, और उसके बाद में आधुनिक काल, ठीक है। ये सभी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा, सिख, ठीक है। आधुनिक काल में जैसे सिख हो गए, गुरु गोविंद हो गया, कांगड़ा किला, ठीक है, संसार चंद गोरखे महाराणा रंजीत सिंह वगैरह, ठीक है, ब्रिटिश और गोरखों के बीच में युद्ध, ये सब उसमें आएगा। और मध्यकालीन में क्या आएगा, महमूद गजनवी तुगलक, महमूद बिन तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंका आक्रमण, हिमाचल में कहाँ कहाँ होती, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 की रहेगी आपकी, और ये पार्ट 3 की रहेगी। यहाँ पे आपका जो होगा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को देखने के बाद जो प्राचीन इतिहास है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी पार्ट में आगे करवाने वाला वो टाइम से आपको मिलते रहे। धन्यवाद।